हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिटेड। माय नेम इज उमेश और ये जो है लेक्चर सीरीज रहती है इंडियन पॉलिटी की फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। और सो फार हमने जो है इंडियन पॉलिटी के जो है 7 चैप्टर्स जो है लक्ष्मीकांत से डिस्कस कर दिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं और इनसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और ये 13th पार्ट हमारा रहता है। 120 क्वेश्चन सो फार हमने डिस्कस कर लिए हैं। काफी हाई क्वालिटी ये क्वेश्चन रहते हैं जिनसे आपके वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर होते हैं, जो कि आपको यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी क्लरिकल्स लाइट सर्विस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा जो ये आपके हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फार 120 क्वेश्चन हमने जो है 12 वीडियोस में जो डिस्कस कर लिए हैं और 7 चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी के डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से मैं आगे भी जो आपके लिए जो है वैल्यूएबल लेक्चर जो डालता रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने, जो कि 121 क्वेश्चन है और हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं फ्रॉम पार्ट थर्ड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, इनमें से कौन सा जो है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में जो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये जो है आर्टिकल 19 के अंडर जो है फंडामेंटल राइट्स जो है मेंशन किए गए हैं। तो ये जो फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। आर्टिकल 19 के तहत जो हमें जो है 6 फंडामेंटल राइट्स जो दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 बोलता है कि जितने भी सिटीजन हैं, ऑल सिटीजन हैव द राइट। इसमें फर्स्ट क्लाउज जो ए रहती है बोलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। थर्ड रहता है इसमें टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डी रहता है इसमें टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ रहता है इसमें टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सिक्स जो रहता है इसमें रहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस थ्रू आउट एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी प्रकार का आप ट्रेड बिजनेस जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर सकते हैं। देखिए कुछ एक अमेंडमेंट्स आर्टिकल 19 में भी एक अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट की गई है। टाइम टाइम पे पार्लियामेंट हमारी अमेंडमेंट करती रहती है। देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये जो है 2011 में जो हुआ है, 97 जो संविधान संशोधन हुआ है, उसने जो है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19C में आप देखें तो उसमें बोला जाता है कि टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो ये जो प्रोविजन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना फंडामेंटल राइट में, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो डाला गया है। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो 8 ही शेड्यूल थी, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। बाद में 9th शेड्यूल जो है ऐड की गई बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद 10th शेड्यूल जो ऐड की गई बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद जो है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, और 11th शेड्यूल जो कि पंचायत से रिलेटेड उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, और 12th शेड्यूल जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है उसको जो ऐड किया जाता है। तो ये जो अमेंडमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। और एक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारी हुई है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 की जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसने जो है वोटिंग एज को जो है 21 से जो 18 किया। पहले हमारी कंट्री में जो वोटिंग एज जो है 21 थी, बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई 1988 में। संविधान संशोधन होता है 1988 में 61st, और इसके द्वारा वोटिंग एज जो 21 to 18 की जाती है। आप एक बात का ध्यान रखें, राइट टू वोट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं डाला है। आपको अंडर द आर्टिकल 326 जो है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट सफ्रेज मिलेगी। राइट टू वोट का मेंशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता है, इसलिए हमारी कंट्री में राइट टू वोट आज भी जो एक लीगल राइट है। इसके ऊपर काफी ज्यादा जो डिबेट और डिस्कशन जो है आज भी चली होती है कि राइट टू वोट को जो फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अगर मेंस या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ कमी है, तो देखिए टाइम के हिसाब से जो है अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया ताकि टाइम के साथ हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट रख सके। तो कमियां तो डेफिनेटली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे राइट टू वोट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, और भी इस तरह से बहुत से कमियां भी हैं जिनको अमेंडमेंट करना जो है जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमने रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ग्रांटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 20 में जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो रहती है, तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है द गवर्नमेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी क्रिमिनल और सिविल लॉ विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए आर्टिकल 20 देखिए बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो है हम किसी भी ऑफेंस के लिए जो है तब तक जो है डिटेन नहीं कर सकते हैं, तब तक जो है वो जो है किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है।
अगर कोई ऑफेंस कोई पर्सन करता है और अगर वो कानून की नजर में गलत है तो तभी उसको जो है डिटेन किया जाएगा, तभी उसके ऊपर जो है चार्ज उस ऑफेंस के लगाए जा सकते हैं अगर वो वायलेशन ऑफ लॉ करता है। एक और बात इसके क्लाउज फर्स्ट में ये भी बोली गई है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया या कि कोई वायलेशन ऑफ लॉ की और उसमें मान लीजिए पनिशमेंट का प्रोविजन 1 ईयर रखा गया है इन प्रेजेंट। मान लीजिए आज किसी पर्सन जो है कोई क्राइम किया और आज इसकी सजा जो 1 साल है, फिर अगले ही दिन पार्लियामेंट जो लॉ बना देती है या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना देती है और इस सजा को 2 साल कर देती है, तो जिस पर्सन ने जिस दिन ऑफेंस किया होगा उसी दिन के हिसाब से जो है उसको जो है सजा मिलेगी भी, उस दिन उस एक्ट के हिसाब से कितनी सजा रखी गई है। अगले दिन चाहे उसमें अमेंडमेंट हो जाए, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है इसमें नहीं डाला जाएगा क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में। इसमें एक प्रोविजन जो है रखा गया है। उस बाद इसमें एक चीज ये भी बोली गई कि किसी भी पर्सन को जो है सेम ऑफेंस के लिए सेम अपराध के लिए जो है 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर एक को कोई गलती है, अपराध है, तो उस ऑफेंस के लिए जो है उसको एक ही बार जो है सजा मिल सकती है, उसको बार बार उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिल सकती है। और किसी भी पर्सन को हम विवश नहीं कर सकते हैं कि वो उसके खिलाफ जो चार्ज किए गए हैं, उसके अपराध के से रिलेटेड जो भी चार्ज बनाए गए हैं उसमें उसी को विटनेस हम नहीं बुला सकते हैं। ये 3 प्रोविजन जो इसमें जो डिस्कस करता है। लेकिन आप ध्यान रखें, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका मतलब होता है भूतपूर्व से। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कोई क्राइम करता है और उसको जो है 1 साल की सजा जो है, मान लीजिए आज क्राइम किया और आज जो है एक्ट में था कि 1 ही साल की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में पार्लियामेंट क्या करती है, अगले दिन बोलती है कि 2 साल की सजा इसमें कर देती है। तो ये जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव नहीं होगा, इसको जो 1 ही साल की सजा मिलेगी। लेकिन ये जो है सिविल और टैक्सेशन लॉज में अप्लाई नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी क्रिमिनल, ये बिल्कुल सही बात है, किसी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो है इनेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन सिविल और टैक्सेशन लॉ को जो है कर सकती है। तो यहाँ से सिविल लॉ और टैक्सेशन लॉ जो ये रहते हैं, सिविल लॉ रहते हैं, जैसे मैरिज से रिलेटेड लॉज रहते हैं या हमारी सिविल लाइफ से रिलेटेड जो लॉ रहते हैं वो सिविल लॉज में आ जाते हैं। और टैक्सेशन लॉ तो आप समझते ही हैं। तो इनको जो है पार्लियामेंट जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है विद रेट्रोस्पेक्टिव भूतपूर्व के प्रभाव से जो है इनको जो इनेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्रिमिनल ही होता तब ठीक हो जानी थी, सिविल लॉ की वजह से जो गलत हो जा रही है। यानी कि पार्लियामेंट जो सिविल लॉ को जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 20 जो है इंप्लीमेंट या इनेक्ट कर सकती है, लेकिन क्रिमिनल लॉज को जो रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट या इनेक्ट पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। सेकंड आता है, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इट इज वेरी मच ट्रू फ्रेंड्स। आर्टिकल 20 की जो क्लॉज थर्ड रहती है ये बोलती है कि आप किसी पर्सन को जो कि एक्यूज होता है किसी अपराध के, इसमें जो है उसको जो है एक्यूज माना जाता है, तो उसको कंपेल्ड, उसको विवश नहीं किया जा सकता है कि वो अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे, अपना ही जो है विटनेस जो है वो बने। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर समझ के करेंगे तो आप बड़े इजीली कर लेंगे। इसमें पूछा गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी जो नीचे की दी गई स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कि हमारे भारत के संविधान में मेंशन है ये सही है। तो फर्स्ट बोलिए कि दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्राइक करना है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। अब देखिए आपको याद होगा कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो अंडर द आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट के द्वारा जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इनेक्ट किया गया 1978 में, और इसने जो है इस आर्टिकल 78 को रिपील्ड कर दिया, इसको हटा दिया, और पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट इसको बना दिया। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, आगामी चैप्टर में हम पूरे के पूरे डिटेल में बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देता है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर रहती है जिसके तहत ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट को पावर नहीं देता है कि ये जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको जो अमेंड कर सके। और बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहीं पर भी संविधान में जो है डिफाइन नहीं है, इसका उल्लेख आपको कहीं पर भी संविधान में जो है नहीं मिलेगा। ये जो है केशवानंद भारती केस की वर्डिक्ट थी 24 अप्रैल 1973 की, सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं पार्लियामेंट ने इसके बाद 1973 के बाद 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 लगा के जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल राइट अंदर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सब के सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आर्टिकल 21 आ जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए जब हमारी गलत हो जाएगी तो 2 स्टेटमेंट हमारी यहां से जो कट जाएगी, इसमें आप सेकंड ओनली ले लीजिए इसको, तो बराबर हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी अबॉलिश्ड, तो ये बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट्स जो है परमानेंट नेचर के नहीं होते, इनको अबॉलिश किया जा सकता है। और दे कैन बी सस्पेंडेड पार्शियली और कंप्लीटली, तो फंडामेंटल राइट्स को जो है हम पार्शियली और कंप्लीटली जो है सस्पेंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड हमारी जो इसमें ठीक हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। एक बात का आप ध्यान रखें, जो नेशनल इमरजेंसी हमारी अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगती है, आगामी चैप्टर में इनमें इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो इमरजेंसी है, ये जो देखिए 3 रीजन के हिसाब से जो लगती है, फर्स्ट रहता है हमारे पास 2 जो है किसी में हमारी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। एक रहता है जब हमारे कोई पार्ट या टेरिटरी ऑफ कंट्री जो है थ्रेटन है बाय वार, या एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे ऊपर हो जाता है, कोई इन्वेजन हो जाता है, वार हो जाता है हमारा, उसमें उसके तहत लगेगी। दूसरी इसमें पहले स्टेटमेंट थी आर्म्ड रिबेलियन, लेकिन बाद में पहले इसमें एक स्टेटमेंट थी सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर 1975 में जो इमरजेंसी जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जी के द्वारा, हमारी कंट्री में सोफा 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 के चाइना वार के टाइम, फिर 1971 में जो हमारे पाकिस्तान के साथ वार हुआ, और उसके बाद जो है हमारे 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, यहाँ पर जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो कि वार था उसके तहत जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर। बाद में अगेन सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा देता है बाई आर्म्ड रिबेलियन, यानी अगर हमारी आर्म फोर्सेस ही रिबेलियन कर देती है तब अब जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर वार या एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हमारी किसी टेरिटरी या पूरी कंट्री के ऊपर होता है, कोई युद्ध हमारे कंट्री का हो जाता है, तो उसमें ही जो है हमारे जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज आर्टिकल 19 के तहत जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ये हमें उसमें नहीं मिलेंगे। और आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा जो हमें जो राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। लेकिन एक केस ऐसा है कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर जो है नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो आपको आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय करते रहेंगे, बाकी सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन जब आर्म रिवेलियन के ऊपर अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, साथ में 20 और 21 भी कंटिन्यू रहेंगे। तो इस कंसेप्चुअलिटी को आप रखें। और आर्टिकल 356 के तहत तो हमारे स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगता है, और 360 के तहत हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। कंसेप्ट हम ध्यान रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में आज तक नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आपने मेरे लेक्चर फंडामेंटल राइट्स के ढंग से सुने हैं या एमसीक्यू की भी वीडियोस जिसकी देखी है, तो मैंने बहुत बारी ऐसे कंसेप्ट आपके साथ जो डिस्कस किए हैं। इसमें बोला गया है कि कोई भी ब्रिटेन का नागरिक ब्रिटिश का नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, वो कौन से राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है। तो आपने एक बात समझनी है कि कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको सिटीजन्स एज वेल एज कोई भी फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आए हुए हैं, घूमने आए हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट है अब्रॉड से, वो उनको एंजॉय करते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के द्वारा एंजॉय करते हैं वो आते हैं अंडर द आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो इन 5 आर्टिकल्स के तहत जो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही नागरिकों द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। ये फॉरेनर्स जो कि बाहर की कंट्री से दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं, वो इनको एंजॉय नहीं करते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव जो है रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स आदि के आधार पर नहीं होगा। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 19 बोलता है इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स में दिए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस और प्रोफेस एनी ट्रेड बिजनेस प्रैक्टिसेस, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, तो इंडिया में हम फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। और आर्टिकल 29 में मिलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में रहता है कि जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स होते हैं टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये जो 5 जो आर्टिकल्स है, जो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही मिलते हैं, भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। ये जो है फॉरेनर्स को जो है विदेशी नागरिकों को ये नहीं मिलते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स है, चाहे 14 के तहत आएंगे आपके पास, चाहे 17, 18 के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, चाहे 20 to 28 तक जो है फंडामेंटल राइट्स होंगे, ये सारे सारे जो हमारे जो है फॉरेनर्स के द्वारा भी इंजॉय किए जाते हैं एज वेल एज सिटीजन द्वारा। अब देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन मैंने बात की आर्टिकल 19 में आ जाएगा, तो इसको जो है ब्रिटिश का सिटीजन जो है इंजॉय नहीं करेगा इंडिया में। इक्वालिटी बिफोर लॉ देखिए तो 14th इसमें नहीं है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये इनको जो इंजॉय करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको भी ये जो इंजॉय करेंगे।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी ये जो इंजॉय करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि किसको इंजॉय नहीं करेंगे, किसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन को ये इंजॉय नहीं करेंगे हमारी कंट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जो है मेमोराइज जरूर कर लें, इसको सही ढंग से समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो रिट से रिलेटेड रहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए इसमें बोला गया कि जो रिट जो रहती है मैंडेमस की, जो याचिका जो रहती है या जो रिट जो रहती है हमारी मैंडेमस, इसमें बोला गया इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो है ना सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट अवेलेबल है ये, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो रिट ऑफ मैंडेमेंट्स है ये जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो जहां पर फर्स्ट नहीं है उनको हम काट सकते हैं। सेकंड रहता है हमारे पास, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखनी है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो हमारी ठीक हो जाएगी। और एक जो है सर्टियोरी जो है हमारी जो रिट रहती है, जो कि हमारी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट जो इशू हो सकती है। लेकिन आप ध्यान करें, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का आपने जरूर इसको मेमोराइज करना है आपने, कि जो रिट जो रहती है प्रोहिबिशन की, सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट जो इशू हो सकती है। तो जुडिशियल बॉडीज जो भी हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है या अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये जुडिशियल बॉडीज हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स जो है हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी में आ जाएंगी। फाइनेंस कमीशन हमारा क्वासी जुडिशियल बॉडी में आएगा। तो आगामी चैप्टर्स में इनको जो हम डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, Which of the following statements are true with regard to the fundamental rights of the minorities in education matters। देखिए तो आर्टिकल 29, देखिए आर्टिकल 29 और 30 में जो हमारे कल्चरल और एजुकेशन राइट्स हैं, आर्टिकल 29 जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बोलता है, जबकि आर्टिकल 30 में ये बोला जाता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोली ये सिलेक्ट द माइनॉरिटी हैज ओनली द राइट टू एडमिनिस्टर द एजुकेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइनॉरिटीज वाज एडमिनिस्टर एज वेल एज एस्टेब्लिश करने का राइट रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी इसमें गलत हो जाएगी। तो जहां जहां फर्स्ट है उसको आप काट दीजिए। सेकंड है तो हमारे पास द माइनॉरिटी हैज अ राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 13 को ये पावर देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सेकंड और फोर्थ तो इसमें ठीक किया, हमें देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड चेक करनी है हमने। द राइट इज एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राइट जो है बिल्कुल सब्जेक्ट एंड रेस्ट्रिक्शन के, इवन नेशनल इमरजेंसी के दौरान तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 जो रहते हैं इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे राइट्स सस्पेंडेड हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 के द्वारा जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान तभी सस्पेंड होंगे जब नेशनल इमरजेंसी जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर लगेगी। अगर आर्म रिबेलियन के ऊपर जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 में हमारा कंटिन्यू करेगा, बाकी सारे के सारे राइट्स तो सस्पेंड हो जाते हैं। तो कोई भी राइट्स हमारे ऐसे नहीं है जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिक इसमें गलत हो जाएगी। और फोर्थ हमारे पास जो ठीक हो जाएगी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है इंपोज की जा सकती है टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल सही बात है ये, तो बी हमारा जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच करना है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को। फर्स्ट में प्रोविजन दिए गए हैं, सेकंड में कंटेंट इन। तो देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अगर आपको याद होगा परमिएबल बोल दिया, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और लास्ट में परमिएबल बोलती है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt, enact and to give to ourselves this constitution। तो ये चीज जो परमिएबल जो बोलती है, एक ही बार सो फार परमिएबल अमेंडमेंट हुई है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और 3 वर्ड्स उसमें डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे परमिएबल में हमारी प्रस्तावना में। तो ए के साथ देखिए जहां जहां थर्ड होगा उसी को हम रखेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम काट देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिलेगा राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। तो बी के साथ हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। तो जहां पर बी के साथ फर्स्ट है वही आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा, अगली हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए किसी को भी रिजर्वेशन देने से रिलेटेड जो भी प्रोविजन हमारे आर्टिकल 15 और 16 में हमें मिलते हैं, जो कि राइट टू इक्वालिटी में हमारे आते हैं। तो सी के साथ हमारा फिफ्थ हो जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में आएंगे, तो डी के साथ हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च जो न्यायालय रहता है उसने जो इंक्रीज किया है एम्बिट ऑफ राइट टू
लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। देखिए राइट टू लाइफ में हमारा राइट टू प्राइवेसी आता है, बहुत सारे और राइट आते हैं, राइट टू हैव एक्सेस टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी उसी में आता है। तो बहुत सारे अदर राइट्स जो है आर्टिकल 21 में आते हैं। इसकी स्कोप काफी बड़ी है, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 7 का, जब मैंने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है आपके साथ इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। तो इसमें बोला जाता है कि किन किन को जो इंक्लूड किया गया। तो पहली बात तो है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये बिल्कुल सही बात है। फिर राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिवलीहुड, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने ध्यान में रखना, ये जो मिनिमम वेज वगैरह की बात है या एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये जो है राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में इसमें इंक्लूड नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ में कट हो जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये बोलता है कि जो को वारंटो की जो रिट रहती है, को वारंटो होता है बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कोई जो पर्सन है जो कि क्लेम कर रहा है कि वो पब्लिक ऑफिसर है, तो किस वारंट के तहत उसने वो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है। ये इसलिए है ताकि अस्परेशन या अवैध कोई अधिग्रहण ना हो जाए किसी पब्लिक ऑफिस का, या किसी पब्लिक ऑफिस का मिसयूज ना हो जाए किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। तो इसके लिए रिट ऑफ क्यो वारंटो रखी गई है। तो देखिए इसमें बोला गया कि क्यो वारंटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर सेफगार्डिंग अगेंस्ट दी सप्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। सप्रेशन का मतलब होता है दबा लेना, अपहरण कर लेना या वैध तरीके से उसको हड़प लेना, हथियार लेना। तो ये जो क्यो वारंट बिल्कुल इसी चीज के लिए रखी गई है, ताकि किसी पब्लिक ऑफिस का किसी प्रकार का अपहरण ना हो जाए या किसी के द्वारा उसको अवैध तरीके से हड़प ना लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास रहती है हाई कोर्ट कैन इशू अमेंडमेंट्स टू कंपेल कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज जुडिक्शन व्हेन इट हैज रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट इज आल्सो ट्रू फ्रेंड्स। जो अमेंडमेंट्स रहती है इसका मतलब होता है वीक कमांड। तो इसमें हमारे हाई कोर्ट जो है किसी पब्लिक ऑफिशियल को या लोअर जुडिशरी जो रहती है हाई कोर्ट जो लोअर जुडिशरी को जो है कमांड कर सकता है कि वो जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उनको जो है वो करें, जिनको उनको उन्होंने जो रिफ्यूज कर दिया है करने से। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है ठीक हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन, तो किन से रिलेटेड हमने जो विशेष प्रावधान जो है बनाए हुए हैं अंडर दी आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए तो कोई भी रिजर्वेशन हमारी प्रोवाइड की जाती है वो आर्टिकल 15 और 16 के मद्देनजर रखते हुए जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन दी जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड क्लासेस। आपको पता है कि जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, वीकर सेक्शन है या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको जो है रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और रिसेंटली 1/3 जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई 2019 की, उसमें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई गई है 10% रिजर्वेशन इन दी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो प्रोवाइड की गई है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है वैल्यूएबल नॉलेज वीडियोस जो है लेके आऊं, लेक्चर लेके आऊं जो आपको एग्जामिनेशन काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये बहुत नीडी पर्सन तक भी पहुंच सके, नीडी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग मटेरियल्स। दूसरों की हेल्प हमें करनी चाहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प भी करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।